तो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। अब उसी में एक नए वीडियो बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए, पहला है आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया। हम जानते हैं कि आरबीआई क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है और यही जो भारत के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो, सभी के लिए नियम बनाती है और सभी को कंट्रोलिंग करती है। और इसी के द्वारा बनाए गए नियम और निर्देशन के अधीन रहकर ही सभी प्रकार के बैंक देश में संचालित होते हैं। और कभी कभी देखते हैं आरबीआई जो है बैंकों को पनिशमेंट भी देती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आरबीआई ने निजी बैंकों को, देखिए, आरबीआई ने निजी बैंकों को, या निजी बैंक मतलब प्राइवेट बैंकों को न्यूनतम 2 पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में कारोबारी संचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 25 अक्टूबर 2023 को इन बैंकों में कम से कम 2 पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर देखेंगे, इस पैमाने पर खरे नहीं उतरने वाले बैंकों को 4 महीने के अंदर पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव आरबीआई के पास जमा कराकर मंजूरी लेनी होगी। बैंकों को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के लिए बैंकिंग नियामक से इजाज़त लेनी पड़ती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि निजी क्षेत्र के कुछ बैंक हैं, वे उनके यहाँ जो अपने लिए जो डायरेक्टर रखते थे, यानी कि निदेशक जो रखते थे, वो पूर्णकालिक नहीं होते थे, वो अंशकालिक ही होते थे, यानी कि कुछ समय बाद उनको हटा दिया जाता था। तो देखिए, आरबीआई ने ये कदम उठाया है कि इन्हीं बैंकों को कहा है कि 4 महीने के अंदर आप पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कीजिए और नियुक्ति करने के बाद उसका प्रस्ताव हमारे पास भेजिए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंक कौन कौन से, देखिए बैंक का नाम लिखा हुआ है। इंडसइंड बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, करूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक। इतने बैंकों में पूर्णकालिक निदेशक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है इन्हीं बैंकों में जो है आरबीआई ने कहा कि जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करिए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल बनेगा कि पूछेगा, आरबीआई ने हाल ही में निजी बैंकों में जिनके पास पूर्णकालिक सदस्य नहीं है, पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, उनको जो है कितने पूर्णकालिक सदस्य रखने का जो है निर्देशन दिया है, रखने के लिए कहा है। तो आप क्या कहेंगे कि दो पूर्णकालिक सदस्य, 2 पूर्णकालिक सदस्य। अब ये देखिए बैंक कितने हैं जो प्राइवेट निजी क्षेत्र के बैंक हैं जहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। एक तो इंडसइंड बैंक हो गया, एक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 2, सीएसबी बैंक 3, डीसीबी 4, धनलक्ष्मी 5, सिटी बैंक 6, करूर वैश्य बैंक 7 और साउथ इंडियन, यानी कि 8 बैंकों में ये आरबीआई ने जो है निर्देश दिया है। अगला देखते हैं, कोटक बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण हेतु आरबीआई की मंजूरी। ये देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी क्या है, ये भी निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है। ठीक है, इसने क्या किया है, ये सोनाटा फाइनेंस कंपनी है, एक क्या है, एक आप कह सकते हैं एक छोटी फाइनेंस कंपनी है जिसको कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इस कंपनी को क्या किया है, अधिग्रहण किया है।
तो इसके लिए प्रस्ताव आरबीआई के पास भेजा होगा कोटक महिंद्रा ने, तो आरबीआई ने इसको क्या कर लिया है, मंजूरी दे दिया है कि हाँ आप जो है उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा बैंक हो जाएगा, कोटक महिंद्रा। और इसने हाल ही में कि इसका अधिग्रहण करने के लिए जो है आरबीआई के पास प्रस्ताव भेजा था, तो आपका क्या हो जाएगा, सोनाटा फाइनेंस। ठीक है, सोनाटा फाइनेंस। सोनाटा फाइनेंस एक सूक्ष्म वित्तीय कंपनी है जो कि लोगों को छोटे छोटे ऋण देती है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक को छोटी राशि की कर्ज देने वाली कंपनी सोनाटा फाइनेंस। एक तो ये याद रखेंगे सोनाटा फाइनेंस, और दूसरा याद रखेंगे कोटक महिंद्रा जिसने अधिग्रहण किया है। को अधिग्रहण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से 19 अक्टूबर 2023 को मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने सोनाटा में जारी शेयर पूंजी और चुकता पूंजी की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को, यानी कि 100% जो उसमें पूंजी लगी है उसको अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी मिला है। आरबीआई ने कोटक को सोनाटा को अपने कारोबारी अनुषंगी कंपनी बनाने की अनुमति दे दी है, और यह इकाई अब कोटक महिंद्रा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। सोनाटा में दिसंबर 2022 तक 1903 करोड़ रुपए की प्रबंधन अधीन संपत्ति है। यह कंपनी 9 लाख लोगों को अपनी सेवाएं दे चुकी है, यानी कि 9 लाख लोगों को अपनी सर्विस दे चुकी है। सोनाटा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग, यानी कि क्या है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एनबीएफसी क्या होता है, तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को यहाँ पे लिख लेंगे नोट्स में। इसका मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या जो है कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी। अब ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार से वित्तीय संस्था होती है जो कि बैंकों के समान जो है वित्त से संबंधित सुविधाएं देती है, वित्त से संबंधित सेवाएं देती है अपने ग्राहकों को। हालांकि ये पूर्ण रूप से बैंक नहीं होते हैं और आरबीआई द्वारा इनको पूर्ण बैंकिंग मान्यता नहीं मिली हुई होती है। ठीक है, जबकि ये बैंक के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनको आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये पूर्ण बैंक का दर्जा इनको नहीं मिला होता है। इनको बैंकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ना तो निजी बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है और ना तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि बैंकों के समान ये भी जमा स्वीकार करते हैं और उनको छोटे छोटे ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इनके तरीके थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे आप सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप लोन लेने जाएंगे तो इसमें ब्याज दर ज़्यादा देनी पड़ती है और सिक्योरिटी उतना नहीं देना पड़ता है। इसलिए जो है बहुत से ग्राहक जिनका जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो कार्य जो है सर्विस नहीं हो पाता है, ठीक है, वो ये एनबीएफसी के पास जाते हैं, यहाँ से उनका काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने शॉर्ट रूप में इसको पढ़ा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि सोनाटा, देखिए हाँ इसको तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। आगे देखते हैं। अगला देखिए स्लाइस का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर 2023 को फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। विलय का उद्देश्य देश के अन्य राज्यों के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तकनीकी सक्षम वित्तीय पहुंच के विस्तार में तेजी लाना है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, फिर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए
NESFB बिल को पूरा करने के लिए सेबी जैसे अन्य नियामक निकाय से अनुमोदन प्राप्त करेगा। NESFB में स्लाइस के इस विलय से उत्तर पूर्व में स्थित 230 समर्पित शाखाओं में बेहतर ग्राहक अनुभव के साथ बैंकिंग नींव को मजबूत करने में बल मिलेगा। बेंगलुरु स्थित स्लाइस का मूल्यांकन वर्ष 2022 में लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। स्लाइस स्टार्टअप की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। देखिए आगे NESFB उत्तर पूर्व भारतीय क्षेत्र का बैंक है। इसका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखते हैं इसलिए हम लोग। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया। देखिए RBI आप जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, और ये सभी वित्तीय संस्थान बैंकिंग नॉन बैंकिंग सब इसी के अधीन कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर RBI ने पेटीएम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग जो UPI से जो भी पेमेंट्स करते हैं तो पेमेंट्स बैंक, ये पेटीएम क्या है, एक प्रकार से जो है पेमेंट्स बैंक है। तो चलिए देखिए पेटीएम क्या एक प्रकार से पेमेंट्स बैंक होता है, जिसके द्वारा जो है UPI के थ्रू जो है पेमेंट किया जाता है। तो देखिए RBI ने क्या किया है, इसी पेटीएम पर जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पूछ सकता है सवाल कि RBI ने हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक या पेमेंट संस्थान पर जो है जुर्माना लगाया है। तो आप क्या कहेंगे, पेटीएम। उसमें से ऑप्शन आ सकता है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, वॉलेट, कोई भी किसी भी प्रकार का वॉलेट हो, तो इसमें से आप क्या लगाएंगे उत्तर, पेटीएम पर। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, यहाँ से देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 12 अक्टूबर 2023 को पेटीएम बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। RBI के अनुसार पेटीएम ने नो योर कस्टमर यानी कि KYC नियमों का उल्लंघन किया है। बस यही जानना है कि पेमेंट्स बैंक पेटीएम ने KYC नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उस पर RBI ने जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना कितना लगा ये भी कभी पूछ सकता है, तो 5.39 करोड़ रुपए, यहाँ पर देखिए लिखा है 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बहुत आगे इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं डिटेल में, तो हम लोग आगे इसलिए बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा में संशोधन। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण, इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आपका क्या है, तो आप कहेंगे रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक भारत सरकार के स्वामित्व वाले बैंक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी सरकारी बैंक होते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। इनकी स्थापना कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो भी हैं, ये जो बड़े बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक हैं, जैसे SBI हो गया, बड़ौदा हो गया, इस पर PNB हो गया, इस तरीके से जो भी बैंक होते हैं, इन्हीं के स्पॉन्सर्ड में ये RRB स्थापित किए गए हैं। इनमें जो पूंजी लगी होती है ना, वो भारत सरकार यानी कि भारत सरकार या केंद्र सरकार का 50%, कुल पूंजी का कितना लगा है 50%, तो केंद्र सरकार का लगा होता है। इसी तरीके से जो है
आप कह सकते हैं 35% पूंजी जो होती है ये प्रायोजित बैंक, किसकी है? प्रायोजित बैंक यानी कि स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है। जैसे बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, ये स्पॉन्सर्ड बैंक कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। हालांकि पूंजी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा है, लेकिन 35% पूंजी किसका है? प्रायोजित बैंक। आप देखे होंगे कहीं कहीं पर जो बैंक होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अधिकतर देखने को मिलता है कि बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अगर यहाँ पर नाम आ रहा है, इसे लिखा मिलता है आपको बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अगर इस तरीके से नाम आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, लेकिन यहाँ पर पहले इसके जो बड़ौदा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो है स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है? बड़ौदा है, BOB है, यानी कि ये प्रायोजित बैंक है। इसी बैंक के द्वारा इस बैंक का क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस पर अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण एक प्रकार का ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और इसमें 50% जो पूंजी लगी होती है केंद्र सरकार की लगी होती है, 35% पूंजी जो है स्पॉन्सर्ड बैंक यानी कि प्रायोजित बैंक जैसे बड़ौदा, PNB, SBI इनकी लगी होती है। शेष 15% जो है राज्य सरकार की पूंजी लगी होती है। ये सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनका शेयरधारिता यानी कि इनका अंश योगदान, पूंजी में योगदान कितना कितना किसका है, तो ये पूछ लिया जाता है। देखिए जो इनका उद्देश्य है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इनके नाम से ही लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्या करना? विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वित्त की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका विकास करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। तो चलिए देखिए इसमें जो है क्या है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें क्या क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की थोक जमा सीमा में संशोधन किया गया। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे 26 अक्टूबर 2023 को 26 अक्टूबर 2023 को 2023 को RBI अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमा सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अधिक धन जुटाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु थोक जमा के मानदंड को मौजूदा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमा का अर्थ अब 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा होगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर लघु वित्त बैंकों के लिए 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा की सीमा अपरिवर्तित रखी गई है। यह समायोजन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन ढांचे के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है और इसका उद्देश्य अधिक न्यायसंगत बैंकिंग परिदृश्य का निर्माण करना है। 2-3 फैक्ट इसमें और याद कर सकते हैं, जैसे RRB यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में तो की गई है, लेकिन बाद में जो है इनकी पूंजी की स्थिति सही नहीं रही और ये बैंक अधिकतर जो है हानि में ही चलते रहे। इनका लाभ जो या निश्चित लाभ इनका कम रहा, तो धीरे धीरे ये बैंक इनकी संख्या कम होती गई, बैंक बंद होते गए। वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और 43 बैंक ही ये वर्तमान में है। इनकी बैंकों की संख्या कितनी है? 43 है। जब ये बैंक स्थापित किए गए थे 1990 के आसपास इनकी संख्या 200 से अधिक थी, लेकिन वर्तमान में ये केवल 43 बैंक ही बचे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे।